नमस्कार दोस्तों। एसीएफ इन्वायरमेंट में जो अपनी 5वीं यूनिट चल रही है उसका अपना लास्ट टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट। और ये जो टॉपिक है इसको अपन 2 वीडियो में कवर करेंगे। आज अपन देखेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है तथा उसकी प्रोसेस क्या है। तो अपना जो टॉपिक है वो है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन। आपदाएं क्या होती हैं? आपदाएं प्राकृतिक या मानव जनित 2 प्रकार की हो सकती हैं। मानव जनित आपदाएं जो हैं उनको हालांकि कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो प्राकृतिक आपदाएं प्रतिवर्ष आती हैं उनके उनका पूर्व अनुमान लगाना तथा उनसे होने वाले जो नुकसान है उसकी क्षतिपूर्ति किस प्रकार की जाए, तो ये सारा सब कुछ इसमें शामिल होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में शामिल होता है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट के 2 फ्रेमवर्क भी आए हैं, वो भी अपन इसमें देखेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसके फ्रेमवर्क क्या हैं। दोनों फ्रेमवर्क जो है वो जापान के द्वारा निर्धारित किए गए हैं और वहीं के लैंग्वेज में इनको नाम दिया गया है। अब अपन बात करते हैं भारत जो है, भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग 26 केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य, जिनमें दोनों शामिल होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य, कुल इनकी संख्या 26 है, वो आपदा प्रबंधन से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। तो भारत के 26 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आपदा प्रबंधन से आपदा से प्रभावित हैं। यानी इनमें किसी न किसी प्रकार की आपदा आती ही रहती है। भारत में अगर बाढ़ की बात करें तो भारत में मानसून जो है वो अनियमित होता है और लगभग 3-4 महीने में ही 75% वर्षा हो जाती है, इसलिए बाढ़ सबसे बड़ी समस्या भारत में आती है। तो बाढ़ की अगर बात करें तो भारत में अनियमित मानसून है और ये जो मानसून है ये 3 या 4 माह में 75% वर्षा कर लेता है, इसलिए बाढ़ जो है वो एक आपदा के रूप में भारत में आती है। अगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है इसमें बाढ़ ज्यादा आती है, जैसे आपके पश्चिम बंगाल हुआ, बिहार हुआ, इसके अलावा राजस्थान में भी आती है। गुजरात का जो एरिया है यहाँ पर बाढ़ जो है वो एक आम समस्या मानसून के समय में रहती है। दूसरा अगर अपन बात करें कि जो आपदा प्रबंधन है उसका दूसरा कारण चक्रवात है। चक्रवात के कारण भी आपदा आती है और भारत में जो तटीय क्षेत्र है, भारत का तटीय क्षेत्र है उसमें इसकी कुल लंबाई अगर बात करें, तटीय लंबाई भारतीय महाद्वीप की तो 5700 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है। ये जो तटीय भाग है जहां पर समुद्र वाला एरिया है, तो इस स्थान पर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, ये जो सागर हैं, अरब सागर, यहां पर चक्रवात पैदा होते हैं जिन्हें साइक्लोन कहा जाता है, साइक्लोन या फिर चक्रवात। तो साइक्लोन के कारण भारत में कई स्थानों पर चक्रवात के कारण समस्याएं उत्पन्न होती हैं, यानी तटीय भाग जो है वो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर बात करें बंगाल की खाड़ी में, तो बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा चक्रवात आते हैं भारत में। यहां पर 80% चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आते हैं। पूरे वर्ष में अगर बात करें तो बंगाल की खाड़ी में 6 से 7 चक्रवात आते हैं, जबकि
हिंद महासागर और अरब सागर का जो एरिया है इसमें 3 या 4 चक्रवात प्रतिवर्ष आते हैं, यानी बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज्यादा आते हैं। तो ये जो तटीय भाग है, ये तटीय भाग चक्रवात की आपदा से प्रभावित है। इसके अलावा सूखा, ड्रोथ, सूखा जो है वो भी भारत में आपदा का एक कारण है। भारत के कई राज्य ऐसे हैं जो कि वार्षिक, जहां पर वार्षिक जो वर्षा होती है वो 50 सेंटीमीटर से कम होती है, जैसे राजस्थान का एरिया है, वहां पर वर्षा नहीं होने के कारण ये भी एक आपदा की श्रेणी में शामिल होता है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 16% जो है वो सूखे से प्रभावित है, 16% सूखा प्रभावित है। तो भारत में ये भी सूखा भी है, ये एक आपदा के रूप में है। अधिकांश भारत का जो क्षेत्र है शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में शामिल है, जिसमें राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान का लगभग 60% हिस्सा जो है वो मरुस्थलीय भाग है, और उस 60% हिस्से में वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर से कम होती है। तीसरी बात करें अपन आपके भूकंप की समस्या भारत में एक बड़ी समस्या है। और अगर भूकंप की बात करें तो भारत में भूकंप के जो एरिया हैं उनके आधार पर भारत को, सिस्मिक जोन के आधार पर भारत को 5 भागों में बांटा है। तो भारत के जो एरिया हैं उनमें अगर सिस्मिक जोन के आधार पर बात करें तो ये हिमालय का क्षेत्र है, पूर्वी जो राज्य है यहाँ पर भूकंप ज्यादा आता है। इसी प्रकार जो गुजरात का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी भूकंप ज्यादा आते हैं। तो भूकंप जो है ये भी भारत में एक बड़ी आपदा है, क्योंकि भूकंप के कारण काफी बड़ा जो क्षेत्र है वो, अगर भूकंप ज्यादा है तो जैसे गुजरात में भूकंप आया था 2001 के आसपास, तो वहां पर काफी इससे त्रासदी हुई थी। तो ये भी एक आपदा के रूप में भारत में है। और सबसे ज्यादा अगर भूकंप की बात करें तो हिमालय क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है भारत में। और भारत का लगभग 50 से 60% भाग जो है वो भूकंप से प्रभावित है। कितना प्रतिशत? 50 से 60% क्षेत्रफल भूकंप प्रभावित है। 50 से 60% जो क्षेत्र है वो भूकंप प्रभावित है। अब अपन बात करते हैं, ये तो हो गए डिजास्टर, जो मैन जो डिजास्टर आते हैं भारत में, जैसे आपके चक्रवात हो गया, भूकंप हो गया, लैंडस्लाइड वगैरह है। तो लैंडस्लाइड भी जो है वो हिमालय क्षेत्र में, जहां पर पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां पर लैंडस्लाइड की गतिविधियां ज्यादा होती हैं, तो वो भी एक आपदा में शामिल होती है। तो ये जो आपदाएं हैं इनका प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, किस प्रकार इन आपदाओं को अपन, प्राकृतिक आपदाओं को अपन रोक नहीं सकते, लेकिन इनका पूर्वानुमान लगाकर, यानी फोरकास्ट करके, अपन प्रिडिक्शन करके इससे होने वाले जो नुकसान है उनको अपन कम कर सकते हैं। और अगर मान लो आपदा आ भी गई है तो उस आपदा आने के पश्चात किस प्रकार उस आपदा से जो नुकसान हुआ है उससे किस प्रकार निपटा जाए, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? आपदा प्रबंधन बोलते हैं। तो आपदा प्रबंधन एक बहुआयामी क्षेत्र है, बहुआयामी क्षेत्र है। आपदा प्रबंधन एक बहुआयामी क्रियाविधि है जिसमें कई सारे स्टेप अपने को लेने पड़ते हैं, जैसे पूर्वानुमान लगाना, प्रिडिक्शन कि भूकंप जो है वो किन किन क्षेत्रों में ज्यादा आएगा, तो वहां पर सबसे पहले अपन कि ऐसे क्षेत्र जहां पर भूकंप, जैसे आपदा वगैरह ज्यादा आती है, भूकंप वगैरह ज्यादा आते हैं, तो वहां पर पहले से अपन क्या तैयारी करें कि उससे अपन निपट सकें, तो इसे अपन पूर्वानुमान बोलते हैं। इसके अलावा इसमें वार्निंग, चेतावनी
फिर इसमें रिसर्च करना, रेस्क्यू रिलीफ, ये भी आपदा प्रबंधन में शामिल होता है। पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन, तो ये जो प्रक्रिया है ये सारी आपके आपदा प्रबंधन में शामिल होती हैं। और आपदा प्रबंधन जो है इसमें प्रशासन भी इसमें शामिल होता है, इंजीनियरिंग, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं इन सब का इसमें सहयोग रहता है आपदा प्रबंधन में। अब बात करते हैं टाइप ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर के कौन से प्रकार हैं? तो डिजास्टर जो है उसके दो प्रकार हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक डिजास्टर एंड मैन मेड डिजास्टर। टाइप ऑफ डिजास्टर, प्राकृतिक, नेचुरल डिजास्टर, और दूसरा है मैन मेड डिजास्टर। दो प्रकार के डिजास्टर होते हैं। प्राकृतिक जो डिजास्टर है वो है मेट्रोलॉजिकल, ट्रोपोलॉजिकल, और तीसरा है इन्वायरमेंटल। ये तीन प्रकार के प्राकृतिक डिजास्टर होते हैं। दूसरी बात करें अपन मैन मेड डिजास्टर, तो मैन मेड डिजास्टर जो है वो है टेक्नोलॉजिकल, दूसरा है इंडस्ट्रियल, और तीसरा इसमें है वारफेयर। ये तीन प्रकार के डिजास्टर मैन मेड डिजास्टर है। बात करते हैं मेट्रोलॉजिकल। मेट्रोलॉजिकल में जैसे बाढ़, सुनामी, चक्रवात, बाढ़, सुनामी और चक्रवात, ये मेट्रोलॉजिकल में यानी मौसम से संबंधित जो डिजास्टर होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। दूसरा बात करते हैं ट्रोपोलॉजिकल। ट्रोपोलॉजिकल में जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी, सुनामी, ये सारे ट्रोपोलॉजिकल डिजास्टर में शामिल होते हैं। तीसरा है इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल में जैसे ग्लोबल वार्मिंग, तो ये भी एक डिजास्टर है। इसके अलावा आपके ग्लोबल वार्मिंग के अलावा इसमें शामिल होगा एल नीनो। तो ये किसमें इसके अलावा ओजोन परत क्षय, ये भी डिजास्टर की श्रेणी में शामिल है। दूसरा बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजी के कारण डिजास्टर जैसे यातायात की समस्या होना, तो यातायात की समस्या होना एक टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेलियर, ये सारे इसमें शामिल होते हैं। दूसरा बात करते हैं इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल में जैसे कोई रासायनिक पदार्थ जो है वो अगर बाहर आ गया है, या फिर रेडियो एक्टिव कोई दुर्घटनाएं हो गई हैं, रासायनिक दुर्घटनाएं, रेडियो एक्टिव दुर्घटनाएं, रासायनिक दुर्घटनाएं जैसे भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण जो हुआ था वो भी एक प्रकार की आपदा थी। अब बात करते हैं वारफेयर। वारफेयर में जो युद्ध संबंधी घटनाएं होती हैं, दो देशों के मध्य जो युद्ध होता है तो इससे काफी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। तो ये दो प्रकार के डिजास्टर हैं, प्राकृतिक और दूसरा है मैन मेड। प्राकृतिक में मेट्रोलॉजिकल, ट्रोपोलॉजिकल और इन्वायरमेंट। मैन मेड में है टेक्नोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल और वारफेयर। अब बात करते हैं फेज ऑफ
डिजास्टर मैनेजमेंट। अब डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कौन से फेज होती हैं, यानी उनकी क्या क्या स्टेप होती हैं, ये अपन देखते हैं। फेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया। फेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। फेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। सबसे पहले अगर बात करते हैं कि अगर कोई डिजास्टर आता है तो उससे पहले अपन उसका फोरकास्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन करते हैं प्रीडिक्शन, या फिर अपन ये बोलेंगे प्रिपेयर्डनेस। तो पहले से अपन उसकी तैयारी कर लेते हैं, पूर्व तैयारी। पूर्व तैयारी का मतलब यह है कि अपने को पता है कि प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और प्रतिवर्ष चक्रवात आते हैं, तो उनसे किस प्रकार निपटना है और उसका पूर्वानुमान किस प्रकार लगाना है, तो पूर्व तैयारी में यह शामिल होता है। दूसरा है डिजास्टर इंपैक्ट। तो डिजास्टर जो आया है उसका क्या प्रभाव पड़ा है, इसका आकलन इसमें अपन करेंगे। तीसरा है डिजास्टर रिस्पॉन्स। डिजास्टर रिस्पॉन्स, अगर डिजास्टर आ गया है तो उसके प्रति अपन क्या रिस्पॉन्स करेंगे, डिजास्टर आने के पश्चात अपना क्या रिस्पॉन्स इसमें रहेगा, ये इसमें आता है। फिर है डिजास्टर रिकवरी। डिजास्टर आने के पश्चात उससे होने वाले नुकसान का किस प्रकार अपन उसको कम करेंगे और उससे किस प्रकार ओवरकम करेंगे, तो वो सारा इसमें आता है। फिर है डिजास्टर मिटिगेशन। डिजास्टर मिटिगेशन, डिजास्टर का शमन करना, और लास्ट में फिर ये आपके स्टेप है। तो पहली स्टेप है इसकी प्रिपेयरनेस, दूसरा है डिजास्टर इंपैक्ट, तीसरा है डिजास्टर रिस्पांस, चौथा है डिजास्टर रिकवरी और पांचवा है डिजास्टर मिटिगेशन। ये 5 इसकी फेज होती हैं। तो ये फेज आपके ध्यान रहनी चाहिए, कौन सी फेज इसकी है। अब अपन बात करते हैं आपदा प्रबंधन, आपदा के स्तर। आपदा कितने स्तर की होती है, तो आपदा के स्तर के आधार पर इसको अपन 3 भागों में बांट देंगे, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। अगर छोटे क्षेत्र पर डिजास्टर आती है तो उसे जिला स्तरीय, बड़े क्षेत्र पर आती है तो उसे राज्य स्तरीय। डिजास्टर के स्तर, पहला है जिला स्तर पर, दूसरा है राज्य स्तर पर और तीसरा है राष्ट्रीय स्तर पर, या फिर इसे बड़े स्तर पर बोल सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर भी शामिल हो सकती है, जिसमें कई देश शामिल इसमें हो सकते हैं। अब बात करते हैं आपदा प्रबंधन का विकास, यानी भारत में आपदा प्रबंधन जो है उसका किस प्रकार अपन ने आपदा प्रबंधन के लिए सिस्टम को लाया है, या फिर अपन ने आपदा प्रबंधन के लिए जो एक्ट बनाए हैं तो उसकी प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले 1999 में भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया, आपदा प्रबंधन का विकास। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। 1999 में आपदा प्रबंधन के लिए हाई पावर कमेटी का गठन, आपदा प्रबंधन हेतु हाई पावर कमेटी का गठन किया गया, हाई पावर कमेटी का गठन किया गया। 2001 तक आपदा प्रबंधन जो था वो कृषि मंत्रालय के तहत, कृषि मंत्रालय के तहत आता था। 2001 तक ये किसके तहत आता था, ये आता था आपके कृषि मंत्रालय के तहत। 2002 में इसे गृह मंत्रालय के अंतर्गत दिया गया, गृह मंत्रालय।
होम मिनिस्ट्री, यानी वर्तमान में आपदा प्रबंधन जो है ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत शामिल होता है। फिर सितंबर 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन 2005 में सितंबर में किया गया और आपदा प्रबंधन को डाला गया संविधान की 7वीं अनुसूची में। आपदा प्रबंधन संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया। आपदा प्रबंधन को किसमें शामिल किया गया? संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 23 दिसंबर 2005 को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो 23 दिसंबर 2005 को पारित किया गया। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पारित किया गया कब? 23 दिसंबर 2005 को। और इसी दिन एनडीआरएफ का भी गठन किया गया। एनडीआरएफ का गठन, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो डिजास्टर आने के पश्चात एक ऐसी टीम गठित की गई जो कि उससे पार पा सके, इसलिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन किया गया। ये जो फोर्स है इसकी भारत में 12 बटालियन है। भारत में इसकी बटालियन कितनी है? इसकी भारत में 12 बटालियन है। इसके अलावा इसी एक्ट के तहत एनडीएमए का गठन किया गया। एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इसका गठन कब किया गया? सितंबर 2005 में इसका गठन किया गया। तो एनडीएमए जो है इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। तो ये है आपके आपदा प्रबंधन का विकास का क्रम। 1999 में हाई पावर गठित की गई कमेटी, 2001 तक कृषि मंत्रालय के तहत, 2002 में इसे होम मिनिस्ट्री के तहत दिया गया। सितंबर 2005 में एनडीएमए का गठन किया गया और एनडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। 23 दिसंबर 2005 को ये एक्ट पारित हो गया और इसके पश्चात सभी राज्यों ने भी अपने अपने एक्ट बनाए। इसके बाद अपन बात करते हैं आपदा प्रबंधन के लिए जो मिटिगेशन किया जाता है, यानी उसका शमन किस प्रकार किया जाए। तो आपदा के शमन के लिए कुछ रणनीति अपने को बनानी पड़ती है। तो वो उस रणनीति में क्या क्या शामिल होता है ये अपन देखते हैं। आपदा हेतु रणनीति, आपदा शमन हेतु रणनीति, स्ट्रेटेजी फॉर डिजास्टर मिटिगेशन। स्ट्रेटेजी फॉर डिजास्टर मिटिगेशन। तो इसमें कई चीजें आती हैं कि किस प्रकार अपन डिजास्टर का शमन कर सकते हैं, उसके प्रभाव को किस प्रकार अपन कम कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है रिस्क असेसमेंट एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। पहला है रिस्क असेसमेंट एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस।
एनालिसिस, ये इसमें एक प्रमुख तत्व है जिसमें आपदा प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनको हॉट स्पॉट निर्धारित अपन पहले से कर दें कि यहाँ आपदा आती है, तो आपदा प्रभावित क्षेत्रों को हॉट स्पॉट घोषित करना, हॉट स्पॉट घोषित करना। इसके अलावा इसमें अगर सूचना संग्रहण करना, सूचना कलेक्ट करना, आपदा की तीव्रता, आवृत्ति, समय, इन सब का पूर्वानुमान लगाना और आपदा की क्या तीव्रता हो सकती है, वो कितनी बार आता है और कितने समय के लिए आता है, ये इसका अपन अनुमान लगा सकते हैं। GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को सुदृढ़ करना, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से डाटा कलेक्ट करना, तो ये इसका पहला स्टेप है, रिस्क असेसमेंट एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। दूसरा है अप्लाइड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, अप्लाइड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। दूसरा है अप्लाइड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अप्लाइड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इसमें जो नियंत्रण तंत्र है उसको अपन अपग्रेड करेंगे, रिमोट सेंसिंग वगैरह है, GPS सिस्टम है, इसके अलावा जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, साथ में ही जो नेशनल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और इसके अलावा आपके मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, तो इन सबके मध्य समन्वय स्थापित करना इसमें शामिल होता है। तो इसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, इसके अंदर निरीक्षण तंत्र सुदृढ़ करना, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट, GIS सिस्टम, ये सारे सुदृढ़ करना, यानी टेक्नोलॉजी का अपन को विकास करना है। साथ में ही जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, इन सब के मध्य समन्वय स्थापित करना इसमें शामिल होता है। तीसरी जो स्टेप इसमें है वो है पब्लिक अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, पब्लिक अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। पब्लिक अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग में अपन पब्लिक को इसमें यानी आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता अपन फैलाएंगे, तो जागरूकता और ट्रेनिंग के द्वारा इसके प्रभाव को अपन कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, इस प्रक्रिया के तहत आपदा पूर्वानुमान हेतु अपन जो प्रशासनिक तंत्र है उसको मजबूत करना, आपदा पूर्वानुमान हेतु प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करना इसमें शामिल होता है। पांचवा है इसमें इंसेंटिव एंड रिसोर्स फॉर मिटिगेशन, इंसेंटिव एंड रिसोर्स फॉर मिटिगेशन।
यानी समन क्रिया के लिए कौन से रिसोर्स अपने को चाहिए, तो ये सारी प्रक्रिया इसमें अपन अपनाते हैं। छठा है लैंड प्लानिंग एंड रेगुलेशन। लैंड प्लानिंग एंड रेगुलेशन। लैंड प्लानिंग एंड रेगुलेशन के तहत जितनी भी बिल्डिंग है वो कहां पर बनाई जाए, बिल्डिंग किस प्रकार से बनाई जाए, ये सारी प्रक्रिया इसमें शामिल है। इसके अलावा जो नम भूमि है, वेटलैंड है, उसका किस प्रकार अपन निर्धारण करें, तो वो एक बफर जोन के रूप में रहेगा वेटलैंड बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में। तो ये सारी प्रक्रिया इसमें शामिल होती है। साथ में ही इसी में अपन ये करते हैं कि जो औद्योगिक क्षेत्र है, वो औद्योगिक क्षेत्र जो है वो तटीय क्षेत्रों से थोड़ी दूरी पर बनाए जाएं, जिससे कि अगर कोई आपदा है तो औद्योगिक क्षेत्र जो है वो इससे प्रभावित न हो। क्योंकि अगर औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित होगा तो जैसे फुकुशिमा में जो सुनामी के कारण जो रिएक्टर पर प्रभाव पड़ा था, उस जैसी घटनाएं इसमें शामिल, उस जैसी घटनाएं की पुनरावृत्ति न हो। पांचवा इसमें है हैजार्ड रेजिस्टेंट रीडिजाइन। हैजार्ड रेजिस्टेंट डिजाइन यानी जो बिल्डिंग है उनकी डिजाइन इस प्रकार से बनाई जाए कि वो किसी भी आपदा को सहन कर सकें। इसके लिए ये जो हैजार्ड रेजिस्टेंट डिजाइन कंस्ट्रक्शन, तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन इस प्रकार किया जाए कि हैजार्ड को कम से कम किया जा सके। आठवां इसमें है आपके स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन। ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। जो पहले बनाई गई इमारतें हैं उनमें किस प्रकार आपदा को नियंत्रित करने के लिए या फिर वो आपदा को सहन कर सकें, तो उसके लिए ये जो बिल्डिंग है इनमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, ये भी इस मिटिगेशन की प्रक्रिया में शामिल होता है। तो ये मिटिगेशन के लिए ये 8 स्टेप हैं, इनके द्वारा अपन मिटिगेशन को कम कर सकते हैं, डिजास्टर का शमन अपन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।